गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोशिता फ्रॉम इलाइट मास्टर एकेडमी। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन कि क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस, क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस, किसको बोलते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले अपन ये टर्म यूज पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट होके कोई भी एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपना कोई भी अपन जैसे फूड को कुक कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट से अपन ने क्या किया? अपन ने रॉ फूड वेजिटेबल्स लेके आए, अपन ने उसको स्पाइसेस हर्ब्स के साथ मिक्स करके अपन ने जब एक नया डिश तैयार किया, तो वो जो नया डिश है जो बना, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। बट उसी केमिकल रिएक्शंस को अगर अपन कुछ फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें, तो और उस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने के बाद जो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक जस्ट छोटा सा एक आउटलाइन था ये। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो चीजें होती है, एक रॉ मटेरियल होता है और एक रॉ मटेरियल को पूरा प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब जैसे A प्लस बी है, ये दो रॉ मटेरियल्स है, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना? C बना। तो रिएक्ट होने से पहले वो जो रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो रिएक्ट होने से पहले का जो भी रॉ मटेरियल अपने पास है वो रिएक्टेंट हो गया। अब ये ए और बी दोनों मिलकर रिएक्ट किए और एक नया प्रोडक्ट बना सी, वो सी आपका कहलाएगा प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्शन होने से पहले के सब्सटेंस को रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्ट होने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस जो मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर? अब एक एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करना जरूरी है। ठीक है, जो हमारे पास लेबोरेटरी में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, वो मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है? मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में रहता है। वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं मतलब अपन एटमॉस्फेयर में जब भी बर्न कर रहे हैं, मतलब किसके कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो जब अपन बर्न कर रहे हैं तो उससे पहले उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना जरूरी है। अब वो क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले अपन को क्लीन करना है सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कोटिंग प्रेजेंट होता है। अब वो कैसे होता है? मैग्नीशियम रिबन ऑलरेडी अपना ऐसी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से कुछ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक ऊपर में कोटिंग बना देगी। तो जब अपन उसको बर्न करने जाएंगे, वो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुका है। तो बर्न करने जाओगे तो वो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है, तो बर्न करोगे तो वो नहीं बर्न होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंट है। तो उसको सबसे पहले अपन को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव किसके थ्रू करेंगे? अपन सैंड पेपर के थ्रू उसको अपन रिमूव कर देंगे। सैंड पेपर से रब करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो निकल जाएगी। अब अपने पास सिर्फ मैग्नीशियम रिबन बचा। अब इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब बर्न किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्लियर? तो ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है, इसका कलर क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट।
और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा वो ऐश के फॉर्म में फॉर्म होगा, क्योंकि अपन रिबन को जला रहे हैं ना, तो रिबन जलाए तो ऐश के फॉर्म में मिला अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि उसका कलर क्या व्हाइट, और ऐश क्या पाउडर, तो वो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में अपन को देखने को मिलेगा। क्लियर। दूसरा एक और सवाल आता है कि जब अपन मैग्नीशियम रिबन को जब जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो हमेशा अपने आई साइड से या आई कांटेक्ट से थोड़ा दूर रखना है। क्यों ऐसा? तो वो इसलिए है कि जब अपन मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जो है एक डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, एक डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो चिंगारी टाइप नहीं बोलते उसको, तो एक डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। वो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम क्या करेगा, हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपन हमेशा अपने आई कांटेक्ट से या आई साइड से थोड़ा सा दूर रखते हैं, ताकि वो हमारे आई साइड के कांटेक्ट में ना आए और जिससे हमारे आईज को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। क्लियर। तो इसमें से दो सवाल आता है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने से पहले उसको बर्न करना पड़ता है, दूसरा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के वक्त अपन क्यों उसको अपने आईज के आई कांटेक्ट से थोड़ा दूर रखते हैं। क्लियर। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर हार्डली 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, गैस अगर इवॉल्व हो रही है तब। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हो रहा है तब भी समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भी समझ जाना कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई वेरिएशंस दिखाई दे रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तब भी मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक अपन छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो एक कंटेनर है, उसमें अपन ने जिंक ग्रैन्यूल डाल के रखा हुआ है पहले से, और उसमें अपन ने क्या किया, उस कंटेनर में अपन ने, उस बीकर में अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो जिंक ग्रैन्यूल में जब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हो तो क्या बनेगा, जिंक किससे रिएक्ट हो जाएगा, सल्फेट से रिएक्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, ZnSO4 का नाम है जिंक सल्फेट, और प्लस क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये अब केमिकल इक्वेशन में कैसे बताओगे कि वो गैस रिलीज हो रहा है, तो हमेशा केमिकल इक्वेशन में अपन एक अपवर्ड एरो डालते हैं, जिससे अपन को ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस में। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, क्योंकि अपने पास जो नॉर्मली कौन कौन से गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैसेस, ये सारे गैसेस होते हैं। तो एक अपन ने देख लिया कि हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज हो रही है, अब अपन एक देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे रिलीज हो रही है। उसके लिए अपन ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ, तो वो बन गया सोडियम सल्फेट। प्लस और क्या क्या रिलीज हुआ, वाटर बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ।
अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस फॉर्म में है, तो इसलिए अपन यहाँ क्या शो करेंगे, अपवर्ड एरो शो करेंगे। क्लियर? तो ये दो चीजें हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में। एक रिएक्शन अपन ने देखा जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, एक में अपन ने देखा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, जो कि आप लोगों ने 9th में पहले भी पढ़ा है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं अपन चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। चेंज इन कलर में एक बीकर ले लिया अपन ने, उस बीकर में अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाला। किसका सॉल्यूशन डाला? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसको अपन पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। KMnO4 का सॉल्यूशन डाला। अब वो KMnO4 का कलर क्या है? पर्पल इन कलर। ठीक है, जब अपन ने इस पोटेशियम परमैंगनेट में अपन ने सिट्रिक एसिड डाला, कोई भी एक सिट्रिक एसिड का एग्जांपल अगर बोलोगे तो क्या होगा? लेमन जूस। अपन ने ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड डालते गए, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर फेड होते 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 किस में कन्वर्ट हो गया? कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें कोई भी कलर नहीं है सॉल्यूशन में। पहले ये सॉल्यूशन का कलर पर्पल था, ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन ने लेमन जूस डालते गए, पर्पल कलर फेड होते होते कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पर कलर चेंज हो गया। पहले पर्पल था, रिएक्ट हुआ, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक था चेंज इन कलर में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन चेंज इन कलर में। एक बीकर लिया अपन, उस बीकर में अपन ने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है? तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज। ठीक है, अब अपन ने इसमें क्या डाला? सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला, एक SO2 गैस डाला, इसको बोलते हैं अपन सल्फर डाइऑक्साइड। जब अपन ने ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला, तो क्या हुआ? जो सॉल्यूशन पहले ऑरेंज कलर का था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता चला गया? ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता गया। किसकी वजह से? SO2 की वजह से। क्लियर? तो पहले रिएक्शन से पहले ऑरेंज था, रिएक्ट हुआ, किसके साथ रिएक्ट हुआ? SO2 के साथ रिएक्ट हुआ, अब उसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो ये भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है चेंज इन कलर में। ठीक है, तो अपन ने देख लिया इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस में कौन कौन से गैस इवॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अपन ने कलर में चेंजेस देख लिया। अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन इन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट में अपना आएगा एक लेड नाइट्रेट है प्लस पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसका नाम है लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या होगा? ये लेड किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडीन के साथ, और पोटेशियम किसका रिएक्ट करेगा? नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन गया? KNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? पहले प्रेसिपिटेट का मतलब समझा देती हूँ कि कोई भी बीकर में अगर अपन ने वाटर लिया, अब वाटर में अपन ने क्या मिक्स किया? सैंड मिक्स किया। तो अब मुझे बताओ कि पानी में क्या ये सैंड घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो सैंड जब नहीं घुलेगा तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्ट नहीं किया, घुला नहीं, डिसॉल्व नहीं हुआ, नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, और ना वो फर्दर कभी रिएक्ट भी नहीं करेगा,
तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको अपन प्रेसिपिटेट बोलते हैं या पीपीटी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और ये जो रिएक्शन है कि पानी में अपन ने सैंड मिक्स किया, सैंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में नीचे जम गया, इस पूरे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसमें कौन है प्रेसिपिटेट, कौन सा फॉर्म हुआ? जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किए तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम और नाइट्रेट NO3 मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या हुआ? घुल गया, आराम से घुल गया। बट लेड आयोडाइड क्या किया? वो घुला नहीं, वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की तरह नीचे जम गया। अब इसका कलर क्या है? इसका कलर है येलो, और नीचे जम गया तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे येलो पीपीटी। ठीक, तो ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाएगा, बट लेड आयोडाइड जो है वो येलो पीपीटी के फॉर्म में नीचे जम जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल है इसमें, बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते BaCl2 को बोलते बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब अपन H2SO4 के साथ रिएक्ट किए तो क्या हुआ? बेरियम किसके साथ रिएक्ट किया? SO4 के साथ, और हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरीन के साथ। तो क्या बना? BaSO4, यही लिख देते, BaSO4 प्लस HCl। अब क्या हुआ? जब BaCl2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो HCl तो घुल गया, HCl तो उसमें डिसॉल्व हो गया, जो बना कंपाउंड वो उसमें पूरा सॉल्युबल हो गया, बट BaSO4 जो है वो नीचे जम गया। किस कलर में? वाइट कलर में। और क्योंकि वो नीचे इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में नीचे जम गया, इसलिए अपन इसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। क्लियर? सो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अब अपन देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में कैसा होगा? अपन 2 बीकर ले लिए, ठीक है। 2 बीकर लेने के बाद अगर कोई भी 2 सब्सटेंस रिएक्ट हुआ, यहां पर भी कोई भी 2 सब्सटेंस रिएक्ट हुआ, ठीक है। अब पहले बीकर में क्या हुआ? जब 2 सब्सटेंस रिएक्ट हुए तो उसके बाद जब अपन ने उस बीकर को या उस कंटेनर को जब छुआ तो वो कंटेनर पूरा का पूरा गर्म हो गया। ठीक, दूसरे केस में क्या हुआ? जब अपन ने 2 सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया तब वो बीकर या वो कंटेनर पूरा का पूरा ठंडा हो गया। ठीक है, अब कैसे पता चला? छू के तो पता कर लिया अपन ने कि ठंडा है कि गर्म है। अब वो ठंडा या गर्म कैसे हुआ? क्यों कंटेनर, पहले वाले केस में कंटेनर गर्म क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रहा था? हीट रिलीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रहा था। ठीक, बट दूसरे केस में कंटेनर क्यों ठंडा था? क्योंकि ए और बी जो 2 सब्सटेंस है, ए और बी, उसको रिएक्ट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही थी। तो जितना हीट था वो पूरा का पूरा हीट वो ए और बी के रिएक्शन होने में एब्जॉर्ब हो गया, पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब हो गया। तो अब हीट एब्जॉर्ब हो गया तो रिलीज होने के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो रिलीज ही नहीं हुआ, इसलिए उसका टेम्परेचर फट से स्लो डाउन हुआ और तुम्हारा कंटेनर ठंडा हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो मतलब जब कोई रिएक्शन हो रहा है और हीट रिलीज कर रही है तो उसका कंटेनर गर्म हो जाएगा, और अगर कोई रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत है या हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो रिएक्शन होगा, तो उसमें तुम्हारा कंटेनर कोल्ड हो जाएगा। अब इस टर्म को क्या बोलते हैं? अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, तो बाहर क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए अपन इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट की जरूरत हो रही है कोई रिएक्शन होने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब अंदर, मतलब हीट की जरूरत हो रही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। पहला अपन देखते हैं एक्सोथर्मिक का। ठीक है, एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल ले लो। जब अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विकलाइम, जिसको अपन चूना भी बोलते हैं। ठीक है, क्विकलाइम को जब अपन ने पानी के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, आपने घरों में भी देखा होगा, जब क्विकलाइम को आप पानी में रिएक्ट करोगे, चूने को जब अपन पानी में घोलते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं, बबल्स के साथ साथ उसमें हीट भी रिलीज होता है। तो वो जो बबल्स फॉर्म होकर जो वो सॉल्यूशन बन रही है, वो सॉल्यूशन किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होती है। वो जो सॉल्यूशन बनी क्विकलाइम को जब तुमने पानी में मिक्स किया, तो जो सब्सटेंस बना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका दूसरा नाम है स्लेक लाइम। बट जब ये बन रहा था, साथ ही साथ हीट भी रिलीज हुई, तो इसलिए ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक। क्लियर। अब अपन दूसरा देखते हैं, एंडोथर्मिक। ये है अपना बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अपना अमोनियम क्लोराइड, NH4 मतलब अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट हुआ, तो क्या होगा, बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ। क्या बना, बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। NH4 किसके साथ रिएक्ट किया, OH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना, NH4OH। ठीक है, बट बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने के लिए हीट की जरूरत है। तो जब तक उसको हीट नहीं करोगे, तब तक ये रिएक्ट नहीं होगा और बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करेगा। तो इसके रिएक्शन के लिए हीट की जरूरत है, इसलिए एंडोथर्मिक है। और ये रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज कर रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। हीट रिलीजिंग एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्बिंग एंडोथर्मिक। क्लियर। तो ये था अपना चेंज इन टेम्परेचर। अब अपन लास्ट देखते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, अपन ने पिछले क्लास 9th में अपन ने पढ़ा है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस आएगा, वो आपका चेंज इन स्टेट में आएगा। क्या क्या आएगा चेंज इन स्टेट में, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन क्या है, आपका गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, बट ये दोनों गैस मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। अब ये वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, अब ये जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो रिएक्शन से पहले जो रॉ मटेरियल्स था अपने पास वो गैस है, रिएक्ट होने के बाद अपन को क्या मिला, लिक्विड। क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या था, गैस का इवॉल्व होना। दूसरा क्या था, कलर में चेंज होना। तीसरा प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। चौथा टेम्परेचर में चेंजेस आना। और लास्ट है स्टेट में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। सो दिस आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर। अब अपन ने ये देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे।
अब केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को दूसरा नाम है उसका स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब बैलेंस्ड कब बोलेंगे अपन? ठीक है, बैलेंस्ड कब बोलेंगे? जब वो उस रिएक्शन में अपन को कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं या उस इक्वेशन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज रहेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये इक्वेशन का है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन का। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक। अभी अपन ने पढ़ा था जिंक को जब अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन बना। ठीक है, अब कैसे वो बैलेंस्ड अब देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है, ये वाला पार्ट प्रोडक्ट होता है। तो अब अपन ने तीन कॉलम बना लेते हैं, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, अब एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास? एक एलिमेंट है जिंक, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। चार एलिमेंट्स हुए अपने पास, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में जिंक कितना है? एक। प्रोडक्ट में जिंक कितना है? वो भी एक। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है? 2, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2, तो ये भी 2। सल्फर कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर भी सल्फर कितना है? 1, तो रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? रिएक्टेंट में 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है? 4। तो जो ये जो चारों एलिमेंट्स है, ये चारों एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है, नंबर्स है, एटम की जो नंबर्स है, वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों सेम है और अपन को इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब ये बैलेंस्ड है। क्लियर? जो पहले से ही बैलेंस्ड है उसमें अपन को कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें अपन, जो अपन ने पहले जो एग्जांपल्स डील किए मैं वही एग्जांपल्स को ले रही हूं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ले लेते हैं सेम वैसे ही, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है? 1। प्रोडक्ट में कितना है? वो भी 1। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 2। बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 1। मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या? नहीं है ऑक्सीजन बैलेंस्ड। मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है तो वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा और उसको बैलेंस की जरूरत है, उसको बैलेंसिंग की जरूरत है। अब अपन इसको बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की बैलेंस की जरूरत है। अब यहाँ 2 है तो मेरे को प्रोडक्ट में भी क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो मैं यहां भी क्या लिखूंगी? 2। ठीक है, अब मैंने यहां तो 2 लिख लिया बट यहां मैं कहां डालूंगी 2? तो ये गलती कभी मत करना कि 2 यहां डाल दो, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, MgO2 नहीं होता। तो 2 कहां डलेगा? 2 यहां डलेगा, वो जो भी कंपाउंड है उसके सामने डलेगा। बट अब क्या हुआ? जैसे ही अपन ने इस कंपाउंड के सामने 2 डाला, मैग्नीशियम कितना हो गया? अब मैग्नीशियम कितना हो गया? वो भी 2 हो गया ना। तो अब यहां पर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया, फिर से अनबैलेंस हो गया। अब क्या करोगे? अब रिएक्टेंट की बारी आती है। जब प्रोडक्ट 2 हो गया तो रिएक्टेंट को भी 2 करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट जब 2 करना है तो अपन को कहां डालना पड़ेगा? इसके सामने। ठीक है, मतलब कोई भी बैलेंसिंग करना हो
वो एलिमेंट या उस कंपाउंड के सामने करना है, नंबर्स वो उस कंपाउंड के सामने डालना है, ना कि फॉर्मूले में नहीं डालना है। अगर मान के चलो मैं ये 2 को यहां से हटाकर मैं अगर यहां डालती तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाता, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है, ना कि MgO2 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंसिंग का नंबर न्यूमेरिकल्स जो बोलते हैं अपन, वो कहाँ रहेगा, सामने रहेगा, उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के सामने रहेगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, वेराज इसको बैलेंसिंग की जरूरत होती है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, बट इसमें नहीं होता सेम, इसलिए अपन को बैलेंस करना पड़ता है। अब अपन ने क्लास 9th में अपन ने लॉ पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने इसका एक स्टेटमेंट पढ़ा था ना, कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये अपन ने पढ़ा था पिछले साल 9th में। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ किसके में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा, बैलेंस्ड वाले में कि अनबैलेंस्ड वाले में? तो बैलेंस्ड वाले में ही इसका मास और इसका मास दोनों सेम आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो अब अगर क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से किस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है या अप्लाई होगा, तो किस में होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कौन सी लॉ सेटिस्फाई करती है, तो कौन सी लॉ सेटिस्फाई करती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका स्टेटमेंट ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है,